तो अभी तक हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है, एंड व्हाट आर द नेचर ऑफ द रूट्स। और लास्ट क्लास में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी एप्लीकेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत सारा यूज है, लाइक इन ज्योमेट्री, डिस्टेंस एंड स्पीड, टाइम एंड वर्क, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड मेनी अदर थिंग्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ज़रूरत बहुत जगह पड़ सकता है, लेकिन हम लोग कुछ स्पेशल केसेस आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन 1 इन ज्योमेट्री। ठीक है, तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं पहले इन ज्योमेट्री। तो फर्स्ट प्रॉब्लम, द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आर x - 1 सेंटीमीटर, 3x सेंटीमीटर एंड 3x + 1 सेंटीमीटर। फाइंड नंबर 1 द वैल्यू ऑफ x, नंबर 2 द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, नंबर 3 इट्स एरिया। तो प्रॉब्लम में ऐसा दिया हुआ है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका साइड्स है x - 1 सेंटीमीटर, 3x सेंटीमीटर, 3x + 1 सेंटीमीटर। तो फाइंड फर्स्ट पार्ट द वैल्यू ऑफ x, सेकेंड पार्ट लेंथ ऑफ साइड्स और थर्ड पार्ट इट्स एरिया। ठीक है, देखो राइट एंगल ट्रायंगल का जो साइड्स है वो वेरिएबल के टर्म में दिया हुआ है। वेरिएबल क्या है? x। ठीक है, पहला साइड है x - 1 सेंटीमीटर, दूसरा साइड है 3x सेंटीमीटर और तीसरा साइड है 3x + 1 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में तीन साइड्स में एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है और एक हाइपोटेनस। हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। इन तीनों में देख के बताओ कि लॉन्गेस्ट साइड कौन सा होना चाहिए। तो 100% 3x + 1 होना चाहिए। क्यों? मान लो x एक पॉजिटिव नंबर है, मान लो x एक पॉजिटिव नंबर है, तो x - 1 x से छोटा होगा, 3x x से बड़ा होगा और 3x + 1 3x से भी बड़ा है। तो इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन होगा? तो 3x + 1। तो हम बोल सकते हैं अगर ये तीनों साइड्स है तो साइड्स में सबसे बड़ा साइड कौन होगा? 3x + 1। तो 100% 3x + 1 सेंटीमीटर इज द हाइपोटेनस। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन बेस है, कौन परपेंडिकुलर है, कौन हाइपोटेनस है। परपेंडिकुलर बेस तो कोई दो छोटा वाला साइड होगा, हाइपोटेनस इज 100% लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, तो मान लो कि इन दोनों में कोई एक परपेंडिकुलर है और कोई एक बेस है। तो x - 1 सेंटीमीटर को मान लिया परपेंडिकुलर है, 3x सेंटीमीटर को मान लिया बेस है, 3x + 1 सेंटीमीटर पक्का हाइपोटेनस होगा। ठीक है, अब अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग लिख सकते हैं कि p² + b² = h²। p है x - 1 तो x - 1 का होल स्क्वायर, b है 3x तो 3x का स्क्वायर और h है 3x + 1 तो 3x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² - 2ab। 3x का स्क्वायर कितना होगा? 9x² और a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? तो a² + b² + 2ab। डायरेक्ट लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे 9x² कैंसिल हो जाएगा तो x² का एक ही टर्म है। x में यहाँ पे -2x है और इधर 6x है, 6x इधर ले आओ तो -2x - 6x
माइनस 8x, 1 1 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और राइट साइड में 0। इन दोनों में x कॉमन निकाल सकते हैं, तो मिला x इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आया था x इक्वल टू 0 और x माइनस 8 इक्वल टू 0, और x माइनस 8 इक्वल टू 0 मीनिंग x इक्वल टू 8। तो x इक्वल टू 0 होगा या x इक्वल टू 8 होगा? तो x इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दिस रिप्रेजेंट्स साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर मान लो x 0 हो जाए तो 0 माइनस 1 तो नेगेटिव हो जाएगा, और राइट एंगल ट्रायंगल का साइड नेगेटिव हो सकता है? कभी नहीं। तो x 0 नहीं हो सकता है, x क्या होगा? पक्का 8 होगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर होगा वो क्या होगा? x इक्वल टू 8। अब सेकेंड पार्ट में मांगा है लेंथ ऑफ साइड्स। तो लेंथ ऑफ साइड्स के लिए इन तीनों में x की जगह पे 8 पुट कर लो, ठीक है। तो लेंथ ऑफ साइड्स क्या क्या होगा? तो पहला x माइनस 1 मतलब 8 माइनस 1 7 सेंटीमीटर, दूसरा 3x मतलब 3 इंटू 8 24 सेंटीमीटर, और तीसरा 3x प्लस 1 मीनिंग 25 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ साइड्स आर 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। और थर्ड पार्ट में क्या मांगा है? एरिया। तो एरिया के लिए फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो राइट एंगल ट्रायंगल में बेस है, परपेंडिकुलर हाइट हो गया, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हाफ बेस 7 सेंटीमीटर ले लो तो परपेंडिकुलर 24 सेंटीमीटर होगा। तो 24 2 से 12 बार में कैंसिल हो जाएगा, और 12 इंटू 7 इज 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल मस्ट बी 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। द डायमेंशंस ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड आर 50 मीटर बाई 40 मीटर। ए फ्लावर बेड इज प्रिपेयर्ड inside this field, leaving a gravel path of uniform width all around the flower bed. The total cost of laying the flower bed and graveling the path at rupees 30 and rupees 20 per square meter respectively is rupees 52,000. To find the width of the gravel path. ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में सिचुएशन कुछ इस तरीके से है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। मान लो कि रेक्टेंगुलर फील्ड है ABCD, ठीक है, और इसके अंदर एक ग्रेवल का पाथ है, ठीक है, और पाथ के इनसाइड में एक फ्लावर बेड है। फ्लावर बेड मान लो EFGH, इस पाथ का विड्थ यूनिफॉर्म है। मान लो कि इस पाथ का विड्थ है x मीटर, ठीक है। एवरीवेयर इस पाथ का विड्थ है x मीटर। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि फ्लावर बेड में फ्लावर लगाने का रेट है रुपीज़ 30 पर मीटर स्क्वायर, और ग्रेवलिंग करने का रेट है रुपीज़ 20 पर मीटर स्क्वायर, और टोटल कॉस्ट है रुपीज़ 52,000। तो बताना है कि व्हाट इज द विड्थ ऑफ द ग्रेवल पाथ। तो लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे कि व्हाट इज द एरिया ऑफ फ्लावर बेड एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ ग्रेवल पाथ, ठीक है। तो पहले हम लोग काम कर रहे हैं फ्लावर बेड के लिए। फ्लावर बेड का लेंथ कितना होगा? तो फ्लावर बेड का लेंथ होगा 50 मीटर माइनस 6 मीटर मीनिंग 50 माइनस 2x
मीटर और फ्लावर बेड का ब्रेथ होगा 40 मीटर -x मीटर -x मीटर। तो इसका ब्रेथ हुआ 40 - 2x मीटर। फ्लावर बेड का एरिया जो होगा वो होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, मीनिंग 50 - 2x इंटू 40 - 2x मीटर स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए, 5 4 × 20 मीनिंग 2000, 5 2 × 10 तो 100x, 2 4 × 8 80x, 2 2 × 4 प्लस 4x स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो मिला 2000 माइनस 180x प्लस 4x स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ये एरिया मिल गया। ये एरिया मिला किसका? फ्लावर बेड का। और फ्लावर बेड का कॉस्ट क्या है? तो ₹30 पर मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट फॉर फ्लावर बेड कितना होगा? तो ₹30 इंटू उसका एरिया। एरिया कितना है? 2000 माइनस 180x प्लस 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो तो 3 2 × 6 और 4 0 माइनस 18 3 × 54 2 0 x और प्लस 3 4 × 12 तो 120x स्क्वायर। ठीक है, तो ये मिला कॉस्ट फॉर फ्लावर बेड। अब हम लोग काम करेंगे कि ग्रेवलिंग का कितना कॉस्ट होगा, तब उसके लिए इस पाथ का एरिया निकालना पड़ेगा। तो ग्रेवलिंग के लिए अब काम कर रहे हैं, तो एरिया ऑफ पाथ कितना होगा? तो एरिया ऑफ पाथ होगा एरिया ABCD माइनस एरिया EFGH। इस पूरे एरिया में से अगर EFGH के एरिया को माइनस कर दो तो शेडेड पाथ का एरिया आ जाएगा। ठीक है, मतलब ग्रेविड पाथ का एरिया मिल जाएगा। एरिया ABCD कितना होना चाहिए? तो 50 × 40 और एरिया EFGH पहले से पता है 2000 माइनस 180x प्लस 4x स्क्वायर मीटर स्क्वायर। 50 × 40 तो 5 4 × 20 और 2 0 तो 2000। ठीक है, 2000 माइनस 2000 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 180x और माइनस 4x स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो ये मिल गया एरिया ऑफ पाथ। अगर एरिया ऑफ पाथ मिल गया और पाथ में ही ग्रेवलिंग किया गया है और ग्रेवलिंग का कॉस्ट कितना है? तो ₹20 पर मीटर स्क्वायर। तो टोटल कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग बता सकते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट फॉर ग्रेवलिंग इज ₹20 इंटू दिस एरिया 180x माइनस 4x स्क्वायर। तो 18 2 × 36 तो 36 और 2 0 x 2 4 × 8 तो माइनस 80x स्क्वायर। ठीक है, तो कॉस्ट फॉर फ्लावर बेड निकल चुका है, कॉस्ट फॉर ग्रेवलिंग भी निकल चुका है। तो टोटल कॉस्ट कितना हुआ इन दोनों का सम? तो टोटल कॉस्ट इज कॉस्ट फॉर फ्लावर बेड प्लस कॉस्ट फॉर ग्रेवलिंग। तो पहले एक्स स्क्वायर वाले को ऐड करो, तो 120x स्क्वायर माइनस 80x स्क्वायर कितना मिलेगा? 40x स्क्वायर। फिर x वाले को तो 3600x माइनस 5400x तो माइनस 1800x। और फिर कांस्टेंट्स को, तो कांस्टेंट सिर्फ यहीं पे है 60,000 तो प्लस 60,000 और ये रुपीज में है। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट इतना हुआ एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल कॉस्ट इज ₹52,000। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 40x स्क्वायर
मास 1800x प्लस 60,000 इक्वल टू 52,000। इस 52,000 को इधर ले आओ तो 60,000 मास 52,000 इज 8,000, तो मिला 40x² मास 1800x प्लस 8,000 इक्वल टू 0। इन तीनों में 40 कॉमन निकाला जा सकता है। 40 कॉमन निकाल के देखते हैं क्या मिलते हैं। तो x², 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, x प्लस 4 2 जा 80 और 0 0, राइट साइड में 0। 40 इधर लेके चले जाओ तो 0/40 क्या होगा, 0। तो मिला x² मास 45x प्लस 200 इक्वल टू 0। तो 200 को ले सकते हैं 40 इंटू 5, तो x² मास 40x मास 5x प्लस 200 इक्वल टू 0। इन दोनों में x कॉमन है तो x मास 40 बचेगा, यहाँ मास 5 कॉमन निकलेगा तो x मास 5 इक्वल टू 0। तो मिला आइदर x इक्वल टू 40 और x इक्वल टू 5, ठीक है। लेकिन यहाँ पे x इक्वल टू 40 पॉसिबल नहीं होगा। x क्या है, विड्थ ऑफ द पाथ। रेक्टेंगुलर फील्ड का विड्थ भी 40 मीटर है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि रेक्टेंगुलर फील्ड का विड्थ है 40 मीटर और उसके अंदर एक पाथ बना रहे हैं जिसका विड्थ है 40 मीटर, तो पॉसिबल होगा, नहीं पॉसिबल होगा। तो इसलिए x इक्वल टू 40 इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या होगा, 5। तो इससे बोल सकते हैं कि विड्थ ऑफ पाथ इज 5 मीटर। तो लंबा क्वेश्चन था, आराम से धीरे धीरे प्रोसीड करना था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम में दिया हुआ है द एरिया ऑफ ए बिग रेक्टेंगुलर रूम इज 300 मीटर स्क्वायर इफ द लेंथ वेयर डिक्रीज बाई 5 मीटर एंड द ब्रेथ इंक्रीज बाई 5 मीटर द एरिया वुड बी अनअल्टर्ड, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द रूम। क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि एक रूम है जिसका एरिया है 300 मीटर स्क्वायर, उसका लेंथ और ब्रेथ नहीं दिए हुए हैं, ठीक है। तो मान लो कि लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रूम बी L एंड B रेस्पेक्टिवली, या फिर X एंड Y रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो लेट लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ the room be x meter and y meter respectively, ठीक है। तो लेंथ हम ले रहे हैं x मीटर और ब्रेथ क्या ले रहे हैं, y मीटर। तो एरिया 300 मीटर स्क्वायर है, तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लिख सकते हैं x इंटू वाई इक्वल टू 300, ठीक है। और अगर यहाँ से चाहो तो y को लिख सकते हो 300/x, तो दिस इज इक्वेशन 1, y इक्वल टू 300/x, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये बोला हुआ कि लेंथ को 5 मीटर डिक्रीज कर दिए और ब्रेथ को 5 मीटर इंक्रीज कर दिए, तो एरिया चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर लेंथ को 5 मीटर डिक्रीज कर दिए और ब्रेथ को 5 मीटर इंक्रीज कर दिए, ठीक है। तो लेंथ पहले x था, तो अगर लेंथ 5 मीटर डिक्रीज हुआ तो x माइनस 5 हो गया। ब्रेथ पहले y था और ब्रेथ अगर 5 मीटर से इंक्रीज हो गया तो न्यू ब्रेथ हुआ y प्लस 5 मीटर। तो न्यू एरिया क्या होगा, तो न्यू एरिया इज लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 5। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यू एरिया इज सेम एज ओल्ड एरिया, एरिया चेंज नहीं हो रहा है, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू 300, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो मिलेगा x इंटू वाई प्लस 5x माइनस 5y माइनस 25 इक्वल टू 300, ठीक है। देखो x इंटू वाई की जगह पे 300 यूज कर लो, इस x इंटू वाई की जगह पे क्या यूज कर लो, 300।
चलो इसका नाम दे दिए 1, इसका नाम दे दिए 2। तो x इंटू वाई की जगह पे 300 पुट करो, 5x ही रहने दो, माइनस 5y, y की जगह पे पुट कर लो 300 बाई एक्स, माइनस 25 रहने दो, और राइट साइड में 300 कैंसिल, ठीक है। तो मिला 5x माइनस 1500 अपॉन x माइनस 25 इक्वल टू 0। अब थ्रू आउट x से मल्टीप्लाई करो, तो अगर थ्रू आउट x से मल्टीप्लाई कर दें तो मिलेगा 5x स्क्वायर माइनस 1500 माइनस 25x इक्वल टू 0। 5 कॉमन निकाल लो तो x स्क्वायर माइनस 300 माइनस 5x इक्वल टू 0, ठीक है। 5 इधर चला गया तो 0 अपॉन 5 इज 0, तो मिला x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 300 इक्वल टू 0। फिफ्टीन इंटू 20 होता है 300, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 15x माइनस 300 इक्वल टू 0। इन दोनों में x कॉमन निकालो तो x माइनस 20 बचेगा, यहाँ पे 15 कॉमन निकालो तो x प्लस 15 बचेगा इक्वल टू 0। तो आइदर x माइनस 20 इक्वल टू 0 और x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू आइदर 20 होगा या फिर माइनस 15 होगा, लेकिन x लेंथ है, लेंथ नेगेटिव हो नहीं सकते हैं, तो इसलिए x इक्वल टू माइनस 15 इज नॉट पॉसिबल। इसलिए हम बोलेंगे कि लेंथ कितना होना चाहिए, 20 मीटर होना चाहिए। तो यही हमसे पूछा गया था व्हाट इज द लेंथ, तो लेंथ कितना हो गया 20 मीटर। तो आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो अगर तुम पहले से मेंसुरेशन और ज्योमेट्री ठीक से पढ़े हो तो ज्योमेट्री वाले प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आराम से डायग्राम बनाने की ज़रूरत है तो डायग्राम बनाओ, कोई वेरिएबल लो, फिर गिवन कंडीशन का यूज करो, फिर सिंप्लीफाई करो, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा उसको सॉल्व कर लो। तो जनरली क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के बाद में 2 रूट से आएगा, और मोस्ट ऑफ द केसेस एक ही रूट गिवन प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा। चलो इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं। ए फार्मर हैज 70 मीटर ऑफ फेंसिंग with which he encloses 3 sides of a rectangular shaped pen, the 4th side being a wall. If the area of the pen is 600 square meter, find the length of its shorter side. ठीक है, इस प्रॉब्लम में ऐसा दिया हुआ है कि एक फार्मर है जिसके पास फेंस है, फेंस का लेंथ कितना है 70 मीटर, और फेंस से 3 साइड को वो फेंस कर दे रहा है, फेंसिंग कर दे रहा है, मतलब घेर दे रहा है। फेंस से वो 3 साइड क्या कर रहा है, घेर दे रहा है, और 4th साइड में वॉल है, मतलब 4th साइड में घेरने की जरूरत नहीं है, 4th साइड में तो वॉल ही है। तो बताना है कि इसका शॉर्टर साइड का लेंथ क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से है। अच्छा, इस बार ये दिया हुआ नहीं है कि वॉल शॉर्टर साइड की तरफ है या फिर लॉन्गर साइड की तरफ है। वॉल शॉर्टर साइड की तरफ भी हो सकता है, लॉन्गर साइड की तरफ भी हो सकता है, ठीक है। चलो मान लो कि वॉल लॉन्गर साइड की तरफ है, ठीक है। हम मान लिए कि वॉल किधर है, लॉन्गर साइड की तरफ है, ठीक है। और मान लो कि लॉन्गर साइड x है और शॉर्टर साइड y है। तो एरिया दिया हुआ है 600 मीटर स्क्वायर। तो एरिया होना चाहिए x इंटू वाई मीटर स्क्वायर, मतलब कि एक्स वाई इक्वल टू 600, इसका नाम 1 दे दो, और यहाँ से चाहो तो y को लिख सकते हो 600 अपॉन x, इसका नाम 2, ठीक है। इसके बाद फेंस का लेंथ दिया हुआ है 70 मीटर, ठीक है। तो फेंसिंग का लेंथ कितना होगा, तो y प्लस एक्स प्लस वाई, तो y प्लस एक्स प्लस वाई, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज 70 मीटर, मतलब कि 2y प्लस एक्स इक्वल टू 70 मीटर। y की जगह पे पुट कर लो 600 अपॉन एक्स,
तो 2 इंटू 600 अपॉन एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 70, ठीक है। थ्रू आउट एक्स से मल्टीप्लाई करो तो 1200 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 70x, 70x इधर ले आ तो एक्स स्क्वायर माँ 70x प्लस 1200 इक्वल टू 0, ठीक है। 1200 तो 12 हो सकता है 4 3 है तो एक्स स्क्वायर मास 40x मास 30x प्लस 1200 इक्वल टू 0, तो एक्स मास 40 इंटू एक्स मास 30 इक्वल टू 0, तो यहाँ से मिलेगा x इक्वल टू 40 और x इक्वल टू 30, ठीक है। x का दो वैल्यू है, एक 40 और दूसरा 30, ठीक है। अगर x 40 हो तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, तो y मिलेगा 600 अपॉन एक्स। तो अगर x 40 हो जाए तो 600 बाई 40 15, और अगर x 30 हो जाए तो y क्या मिलेगा 20, ठीक है। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हुआ, शॉर्टर साइड आइदर 15 मीटर हो सकता है या फिर 20 मीटर हो सकता है। तो फाइनल आंसर जो होगा वो होगा 15 मीटर और 20 मीटर, दोनों पॉसिबल है, ठीक है, कि 15 मीटर भी हो सकता है और 20 मीटर भी हो सकता है, ठीक है। और जब लॉन्गर 30 होगा उस समय शॉर्टर 20, जब लॉन्गर 40 होगा उस समय शॉर्टर 15, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नंबर्स। तो चलो एक दो क्वेश्चन करते हैं इस पे ताकि आइडिया क्लियर हो। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स is 208. If the square of the larger number is 18 times the smaller number, find the numbers. तो क्वेश्चन में दो नंबर दिया हुआ है जिसका स्क्वायर का सम है 208, ठीक है। तो मान लो कि नंबर्स आर x एंड y, तो लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई, और ऐसा मान लो कि एक्स वाई से बड़ा है, ठीक है। तो हम एज्यूम कर लिए कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दीज नंबर्स इज 208। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दीज नंबर्स इज 208। तो ये हो गया इक्वेशन 1 कि दो नंबर का स्क्वायर का सम कितना दिया हुआ 208। तो पहला नंबर का स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर, दूसरा नंबर का स्क्वायर होगा वाई स्क्वायर, तो दोनों का सम क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और वो सम कितना दिया हुआ है 208। एक और चीज़ दिया हुआ है, इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर, इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर इज 18 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। तो स्मॉलर नंबर हम लोग ले रहे हैं वाई को, वाई का 18 टाइम्स इज स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर। तो लार्जर नंबर एक्स है, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड रिलेशन। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 18y इक्वेशन 1 में पुट कर लो, ठीक है। तो पुटिंग 2 इंटू 1, तो एक्स स्क्वायर के जगह पे 18y इसमें पुट करें तो 18y प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 208। 208 इधर ले आ तो वाई स्क्वेयर प्लस 18y मास 208 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 26 इंटू 8 होता है 208, तो वाई स्क्वेयर प्लस 26y मास 8y मास 208 इक्वल टू 0। फैक्टराइज करो तो y प्लस 26 इंटू वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, तो मिलेगा y इक्वल टू माइनस 26 और y इक्वल टू 8, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x एंड y आर पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इसलिए y इक्वल टू माइनस 26 पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है।
तो y इक्वल टू 8 होना चाहिए। अब इक्वेशन 2 से एक्स स्क्वायर है 18y, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 18y, y है 8, तो 18 इंटू 8, तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा, तो प्लस माइनस अंडर रूट 18 इंटू 8, तो प्लस माइनस 18 को लिख सकते हो 9 इंटू 2, 8 इज 8, तो प्लस माइनस, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3, और 2 8 या 16, 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4, और 3 4 या 12। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ कि एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव इंटीजर्स, तो एक्स इक्वल टू माइनस 12 पॉसिबल नहीं होगा, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा सिर्फ 12, तो इससे नंबर्स आर 12 एंड 8। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 3 consecutive natural numbers are such that the square of the middle number exceeds the difference of the squares of the other two by 60. Assume the middle number to be x and form a quadratic equation satisfying the above statement. Hence find the 3 numbers. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर दिया हुआ है जिसमें मिडिल नंबर x है। तो अगर मिडिल नंबर x है तो जो पहला नंबर होगा वो होगा x माइनस 1, और जो तीसरा नंबर होगा वो होगा x प्लस 1। जैसे एग्जाम्पल लो, मान लो कि 3 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर है 3 4 5, तो इसमें मिडिल नंबर 4 है। पहला नंबर क्या है, तो 4 माइनस 1 विच इज़ 3, और तीसरा नंबर क्या है, तो 4 प्लस 1 विच इज़ 5। उसी तरह से इस क्वेश्चन में मिडिल नंबर x दिया हुआ है, तो पहला नंबर क्या होगा x माइनस 1, और तीसरा नंबर क्या होगा x प्लस 1। ठीक है, तो प्रॉब्लम में मिडिल नंबर x दे दिया है, तो इसलिए तीनों नंबर्स होगा x माइनस 1, x एंड x प्लस 1। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर एक्सीड्स द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू बाई 60। क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि मिडिल नंबर के स्क्वायर बाकी दो नंबर के स्क्वायर के डिफरेंस से 60 ज़्यादा है। तो मिडिल नंबर x है, तो x का स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस से 60 ज़्यादा। तो इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस क्या होगा, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो इन दोनों में बड़ा है x प्लस 1 और छोटा है x माइनस 1, तो इसलिए इसका स्क्वायर बड़ा होगा, इसका स्क्वायर छोटा होगा। तो इन दोनों के स्क्वायर के डिफरेंस को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। और क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि मिडिल नंबर इन दोनों के स्क्वायर के डिफरेंस से 60 ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर से क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मिडिल नंबर के स्क्वायर इन दोनों नंबर के स्क्वायर के डिफरेंस से 60 ज़्यादा है। ठीक है, तो फॉर्म एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको सिंप्लीफाई करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने आप बनेगा। तो लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर, राइट साइड में यहाँ पे अगर ध्यान दो तो फॉर्म है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अगर तुम आइडेंटिटीज पढ़े होगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज 4ab। और अगर तुम्हें नहीं पता है तो डायरेक्ट एक्सपैंड कर लो, एक्सपैंड करने के बाद में अपने आप 4ab आएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ a है x, b है 1, तो मिलेगा 4ab। तो 4 इंटू एक्स इंटू 1 बोले a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज 4ab विच इज 4 इंटू एक्स इंटू 1 और प्लस 60। ठीक है, अब सबको लेफ्ट साइड में ले आओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 60 इक्वल टू 0। 4 इंटू एक्स इंटू 1 क्या होता है 4x। इसको इधर लेके आए तो माइनस 4x बन गया, 60 इधर ले आए तो माइनस 60 बन गया।
तो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ एक्स स्क्वायर मास 4x मास 60 इक्वल टू 0। इसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ कि हेंस फाइंड द नंबर्स। हेंस फाइंड द नंबर्स का मतलब ये हुआ कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, उसके बाद फिर नंबर्स को बताओ। ठीक है, तब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए हम मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे। तो 6 10 या 60 होता है, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 6x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो मिलेगा x माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। तो हम फैक्टराइज कर सकते हो। तो यहाँ से x माइनस 10 इक्वल टू 0 मीनिंग x इक्वल टू 10 और x प्लस 6 इक्वल टू 0 मीनिंग x इक्वल टू माइनस 6। तो x इक्वल टू 10 हुआ और x इक्वल टू माइनस 6 हुआ। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। तो माइनस 6 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, तो इससे x माइनस 6 नहीं हो सकते हैं। तो x क्या होगा 10। अगर x आ गया तो नंबर्स भी आ गया। ठीक है, तो रिक्वायर्ड नंबर्स क्या क्या होगा? तो रिक्वायर्ड नंबर्स आर x माइनस 1 x एंड x प्लस 1। ठीक है, तो x माइनस 1 मीन्स 10 माइनस 1 विच इज 9, x मीनिंग 10 और x प्लस 1 मीनिंग 10 प्लस 1 11। तो रिक्वायर्ड नंबर्स आर 9 10 एंड 11। ठीक है, तो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, आराम से प्रोसीड करना था। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में दिया हुआ है ए पॉजिटिव नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स सच दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द 2 पार्ट्स इज 20। द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट इज 8 टाइम्स द स्मॉलर पार्ट। टेकिंग x as the smaller part of the 2 parts, find the number। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि एक पॉजिटिव नंबर है जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किए सच दैट दोनों के स्क्वायर का सम कितना है 20 है और स्मॉलर नंबर को x कंसिडर करना है। ठीक है, एक और कंडीशन दिया हुआ है कि द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट इज 8 टाइम्स द स्मॉलर पार्ट। चलो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो स्मॉलर पार्ट बोला है x लेने के लिए। ठीक है, तो मान लो कि लार्जर पार्ट y है। ठीक है, मान लिए कि लार्जर पार्ट क्या है y है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का स्क्वायर का सम 20 है और लार्जर पार्ट का स्क्वायर स्मॉलर पार्ट का 8 टाइम्स है। लार्जर पार्ट का स्क्वायर, तो लार्जर पार्ट y है तो y के स्क्वायर स्मॉलर पार्ट x का 8 टाइम्स है। ठीक है, तो इस तरह का भी एक प्रॉब्लम किए थे, आराम से बन जाएगा। क्या करो, y स्क्वायर का वैल्यू इसमें डाल दो। ठीक है, तो y स्क्वायर का वैल्यू इसमें डाल दो, x के टर्म में क्वाड्रेटिक आ जाएगा। तो पुटिंग 2 into 1, तो 2 को अगर 1 में डाल दिए तो मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस 8x इक्वल टू 20 इधर ले आ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 20 इक्वल टू 0। 10 2 20, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 2x माइनस 20 इक्वल टू 0। तो x प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, तो मिलेगा x इक्वल टू माइनस 10 और 2। तो माइनस 10 इग्नोर कर देंगे क्योंकि क्वेश्चन में पॉजिटिव दिया हुआ है। ठीक है, तो इससे x इक्वल टू क्या होगा 2। अगर x 2 हो गया तो इक्वेशन 2 का यूज करके y निकाल सकते हैं। तो यूजिंग इक्वेशन 2 y स्क्वायर इज 8x मतलब 16, तो y स्क्वायर 16 हुआ तो y क्या मिलेगा प्लस माइनस 4। तो माइनस 4 लेना नहीं है यहाँ पे क्योंकि बोला हुआ है कि पॉजिटिव नंबर होना चाहिए।
तो इससे x 2 होगा और y 4 होगा। तो अल्टीमेटली हमें मिला x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 4। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे x और y का वैल्यू नहीं पूछा है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक नंबर है जिसको दो पार्ट में डिवाइड किए, तो वो नंबर क्या होगा, ना कि दोनों पार्ट क्या होगा। तो उस नंबर का दो पार्ट है 2 और 4, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, तो रिक्वायर्ड नंबर होगा इन दोनों का सम। तो रिक्वायर्ड नंबर इज x प्लस वाई। तो x 2 है, y 4 है, तो क्या मिला 6। तो रिक्वायर्ड नंबर इज 6। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम में दिया हुआ है द डिनोमिनेटर ऑफ ए पॉजिटिव फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर if the sum of the fraction and its reciprocal is 2.9 find the fraction। ठीक है, मान लो कि न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है, तो फ्रैक्शन क्या होगा x अपॉन y। ठीक है, तो लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y। अब क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, तो पहला चीज़ दिया हुआ है कि फ्रैक्शन इज पॉजिटिव, और दूसरा चीज़ दिया हुआ है कि द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। दिया हुआ है कि द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर x है, न्यूमरेटर का ट्वाइस क्या होगा 2x, और इससे 1 ज़्यादा है डिनोमिनेटर। ठीक है, फिर से क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के ट्वाइस से 1 ज़्यादा है। तो न्यूमरेटर है x, तो इसका ट्वाइस होगा 2x, और इससे 1 ज़्यादा +1 इज इक्वल टू डिनोमिनेटर। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 1। इसके बाद एक और चीज़ दिया हुआ है कि सम ऑफ फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 2.9। ठीक है, तो फ्रैक्शन है x अपॉन वाई, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा y अपॉन एक्स, और इन दोनों का सम दिया हुआ है 2.9। ठीक है, अब एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेने पे x इंटू वाई आएगा, x y को y से डिवाइड करो तो x बचेगा, और x इंटू एक्स स्क्वायर, फिर प्लस x y को x से डिवाइड करो तो मिलेगा y, और y इंटू वाई स्क्वायर, राइट साइड में 2.9। इस x y को इधर लेके चले जाओ तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2.9 xy। ठीक है, अब y की जगह पे 2x प्लस 1 थ्रू आउट पुट कर लो, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2.9 x इंटू 2x प्लस 1। हम लोग यहाँ क्या यूज किए, तो 1। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x इक्वल टू 5.8x स्क्वायर प्लस 2.9x। तो बस इसको एक्सपैंड कर दिए। ठीक है, अब सारे टर्म्स को एक साइड में ले आओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर 5x स्क्वायर माइनस 5.8x स्क्वायर, तो माइनस 0.8x स्क्वायर, फिर 4x माइनस 2.9x इज 1.1x, फिर प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा करो कि थ्रू आउट -10 से मल्टीप्लाई कर दो। तुम ऐसे भी छोड़ सकते हो, मैं जानबूझ के -10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। -10 से मल्टीप्लाई करने का पर्पस ये है कि यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा और ये 8x स्क्वायर हो जाएगा, तो 8x स्क्वायर ये हो जाएगा -11x, और ये हो जाएगा -10 इक्वल टू 0। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई -10।
-10 से इसलिए मल्टीप्लाई किए ताकि पॉइंट खत्म हो जाए, ठीक है। अब 8 10 या 80, ठीक है। 80 को 16 5 जब भी लिख सकते हैं, तो 8² मास 16x प्लस 5x मास 10 इक्वल टू 0, तो मिलेगा 8x प्लस 5 इंटू x मास 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू मास 5/8 और x इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करने के बाद में मिलेगा मास 5/8, इसको सॉल्व करने के बाद में 2। 8x प्लस 5 0 हुआ, तो 8x इक्वल टू मास 5, तो x इक्वल टू क्या मिलेगा मास 5/8, और x मास 2 0 हुआ, तो वहाँ से क्या मिलेगा x इक्वल टू 2, ठीक है। तो x आ गया। यहाँ पे पहला वैल्यू ऑलरेडी एक फ्रैक्शन है, तो x फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, x/y फ्रैक्शन है, तो इसका वैल्यू क्या लेंगे 2। अगर x 2 हो गया तो y इज 2x प्लस 1, तो y का वैल्यू क्या मिलेगा 2 × 2 + 1 मतलब कि 5। तो इसलिए जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा x/y, तो x2 y 5, तो दिस इज आवर आंसर, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है।